अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर शो का आगाज़ करते हैं, हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, और इस सोच के साथ कि हम अपनी ज़िंदगियों में जिस हद तक पॉजिटिव तब्दीली है उसे ला सकें, ताकि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो कोताहियाँ कर रहे हैं, या जो वक्त हमें नहीं मिला जिन कामों को करने के लिए, उन पर सोचें और उन्हें तब्दील करके अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएँ। तो होता क्या है कि जो बड़ों की और वालिदैन की फरमाबरदारी का हमें कहा जाता है कि बड़ों की फरमाबरदारी करनी चाहिए, वालिदैन के फरमाबरदार बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, तो हम अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू कर देते हैं कि वालिदैन की बात हमें बहुत छोटी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इस सारे तनाजुर में ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हासिल कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलिश और कमी बाकी ज़रूर रह जाएगी। तो जो बड़े हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, वो अक्सर औकात हमें लग रहा होता है कि गलत बात शायद कर रहे हैं, या इस बात से उनको हमें इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन जब हम ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वो आज खड़े हुए हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि जो वो बातें कर रहे थे वो किस हद तक दुरुस्त थी और उनका जो मकसद था वो क्या था। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उन पर उफ़ ना कहें, और जितने हुकूक हैं वालिदैन के, अगर हम उनको समझ लें तो हम उनको अदा तो पूरे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन हम जितनी कोशिश करें, क्योंकि एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को परवान चढ़ाती है, उसकी परवरिश करती है, हम ज़िंदगी भर भी अपनी माँ की खिदमत कर लें तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हमें इस्लाम दर्ज देता है कि वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए, बड़ों का हुक्म मानना चाहिए, तो हमें एक तो उनकी फरमाबरदारी करनी है, और दूसरी बात ये कि जो हमें इस वक्त मिला है क्वारंटाइन के मोड में, हम घरों में बंद हैं, तो जो टाइम हमने अपने वालिदैन को नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको दें, उनका ख्याल रखें, उनका एहसास करें, उनके लिए खुशी का बाइस बने, उनके साथ जो वो वक्त गुजारना चाहते हैं वो गुजारें, और इसे हैप्पी टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आज से इस कोशिश का आगाज़ कीजिए, आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस हद तक तब्दीली आएगी और बेहतरी आएगी, क्योंकि जो बड़े हैं, जो वालिदैन हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखते हैं और उनको दुआएं देते हैं, जो कि हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। तो मुल्क भर में जो कोरोना की सिचुएशन है उस पर भी बात कर लेते हैं। कोरोना के जो केसेस हैं उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं तकरीबन वो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। तो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इसकी शिद्दत ज़्यादा है, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? और पंजाब में हम देख रहे हैं कि पहले टेस्टिंग कैपेसिटी कम की गई, लेकिन अब उसको डबल अप कर दिया गया है ताकि जो दुरुस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने आ सकें। लेकिन सिंध में सूरत हाल अक्सर बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। पहले सिंध बड़ा अच्छा काम कर रहा था, टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया, लेकिन अब इस टेस्टिंग कैपेसिटी को इस हद तक कम कर दिया गया है कि आबादी के हिसाब से जिस हिसाब से यौमिया टेस्ट हो रहे हैं वो इंतहाई कम है। तो बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है। हुसैन अहमद हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगे, जो कि हमें इस्लामाबाद और वफाक की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि इब्राहिम रिंद हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे, उनसे सिंध भर की सूरत हाल पर बात होगी। सबसे पहले हुसैन अहमद ये बताइएगा कि जो ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, केसेस हैं, और जो रिकवरीज हैं कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1049 केसेस जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 22,550 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड जो है वो 40 अमवात हुई है, जिसके बाद अमवात की तादाद भी जो है वो 550 तक जा पहुँची है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में मरीज़ हैं। पंजाब में जो है वो 8,420 कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, जबकि सिंध में 8,189 मरीज़ हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 मरीज़ हैं, यानी 3,500 हम कह सकते हैं। इसी तरह 1,495 मरीज़ जो है वो बलूचिस्तान में हैं, और 325 मरीज़ जो हैं वो गिलगित में हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तकरीबन 485 मरीज़ जो है वो कोरोना के हो चुके हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें तो पूरे मुल्क में अब तक 6,217 मरीज़ जो है वो सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। जी
सही। तो हुसैन अहमद, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने इस्लामाबाद की बात की है, तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, वो पॉकेट्स हैं जहां पर ये केसेस बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ जहां पर कोरोना पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं। एक G8 का सेक्टर है जहां पर 40 से ज़्यादा मरीज़ हैं, और उसके बाद जो है वो I10 का एरिया है, वहां पर भी तकरीबन 35 से 40 मरीज़ हैं। जो I10 का एरिया लगता है वो पीर विदाई के सामने लगता है, चूँकि सब्ज़ी मंडी है सामने, और लोग वहाँ पर ज़ाहिर शॉपिंग भी करते हैं, सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह ख़रीदते हैं, और सब्ज़ी मंडी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो खुली रहती है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो रश दिखाई देता है। और सब्ज़ी मंडी के अपोजिट जो सेक्टर है इस्लामाबाद का, वो I10 लगता है, जहां पर जो है वो 5 से 6 गलियां जो है वो सील कर चुके हैं इस वक्त तक DC इस्लामाबाद, और साथ साथ वहां पर रोज़ जो है वो स्प्रे भी किया जाता है। दूसरी जानिब जो G8 का इलाका है, वहां पर भी अच्छी खासी तादाद में जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ जो है वो सामने आए। इसके अलावा जो बाराकाऊ का इलाका है, तरलाई है, वहाँ पर जो इकबाल टाउन है, वहाँ पर भी जो है वो केसेस की तादाद 15 से 20 के दौरान है। लेकिन जो G8 है और जो I10 है, ये जो 2 सेक्टर हैं, यहाँ पर 40 से ज़्यादा मरीज़ जो है वो सामने आए हैं, और टोटल इस्लामाबाद में 485 मरीज़ और I10 का इलाका है जी, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पर ज़्यादा तादाद में मरीज़ हैं और केसेस रिपोर्ट हैं। टोटल तादाद इस्लामाबाद में 485 तक पहुंच गई। इब्राहिम रिंद की तरफ रुख करते हैं, सिंध में क्या सूरत हाल है। तो इब्राहिम बताइएगा, सिंध भर में जो केसेस हैं उनकी तादाद कितनी है और डेथ रेट कहां तक पहुंच चुका है अब? जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में जो आदाद शुमार हैं वो 8,149 हो चुके हैं, जबकि अमवात का जो है वो भी थम नहीं रहा, और रोज़ाना की बुनियादों पर 8 से 10 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी जो है 11 अफराद जाँ भाग हुए थे। तो सिंध भर में जाँ भाग अफराद की तादाद 148 हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेज हैं, और इसके अलावा जो मुतासर अफराद के जो ज़्यादातर लोकल ट्रांसमिशन के और जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उन इलाकों में जो है वो लियारी है, सदर है, कुरंगी है, जमशेद क्वार्टर है, डालिमा रोड है, और पहलवान गोटे, जहाँ पर ज़्यादा लोग भी मुतासर हो रहे हैं, और वहाँ पे अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। जबकि इसके अलावा हुकूमत सिंध ने पहले 5,000 रोज़ाना की बुनियादों पर टेस्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ भी 2200 से ज़्यादा अफराद के जो है वो टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 400-450 अफराद जो है वो कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे। और इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ेर इलाज है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद जो है वो 1671 हो चुकी है। इसके बावजूद भी हुकूमत सिंध जो है खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे, और आवाम की जानिब से भी हुकूमत का साथ नहीं दिया जा रहा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब रमज़ान, तो अब लगता यही है कि ना ही हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है सिंध में, ना ही अवाम इसको सीरियस ले रहे हैं। इब्राहिम रिंद, ये बताइएगा कि कराची के कुछ पॉकेट्स ऐसे थे, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनको सील कर दिया गया था पहले भी, तो क्या अब उन इलाकों को भी डी सील कर दिया गया है, और कहाँ सबसे बड़ी तादाद है कोरोना जो केसेस हैं उनकी कराची के इलाकों में? जी देखें, बिल्कुल 2 हफ्ते काबिल जो है वो जिस इलाके में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे उनको बिल्कुल सील किया गया था मुतलका डीसी अफसरान की जानिब से, लेकिन अब जो है वो तमाम इलाके जो है वो डी सील हो चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। और इन इलाकों में जो है वो लियारी है, सदर है, जमशेद टाउन है, और डालिमा का जो है ख़ास इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, और इन्हीं इलाकों को जो है वो सील किया गया था। अब जो है वहाँ पर डी सील हो चुका है, और मामूलात की ज़िंदगी भी वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी भी जारी है, और शॉप्स जो हैं वो SOPs के तहत रोज़ाना की बुनियादों पर सुबह से जो है 5 बजे तक जो मुतलका शॉप्स है जिनको इजाज़त दी गई है वो खोल दी गई हैं, और वहाँ पे जो है चहलकदमी भी शुरू हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ाना की बुनियादों पर 500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, और अमवात का सिलसिला भी इसी तरह रोज़ाना की बुनियादों पर जारी है। तो हुकूमत सिंध अब मज़ीद जो है मुख्तलिफ जो कॉलेजेस बंद हैं या बड़े बड़े जो जगह हैं, अस्पताल हैं मुख्तलिफ इलाकों के, उनको भी वहाँ पर शायद वो क्वारंटाइन बनाने के लिए जो है वो शायद वहाँ पर इंतज़ाम भी शुरू किए गए हैं।
सो जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है, क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद में भी इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि निस्बतन हमें जो सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए, वो टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए और लॉकडाउन पर जिस हद तक हो सके सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, तभी ये सूरत हाल शायद इन कंट्रोल हो सकती है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इब्राहिम रिंद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फील्ड में मौजूद होते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर आप लोग अमल दरामद भी कर रहे हैं, हिफाजती इकदाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं कि जो कोरोना केसेस की तादाद में एक तो इजाफा हो रहा है, फिर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। ईद के लिए कहा जा रहा है कि कुछ डेज डिज़ाइन किए जाएंगे, SOPs डिज़ाइन की जाएंगी जिन पर बाज़ारों को भी खोला जाएगा। तो सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं और जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे ने भी बताया, इब्राहिम रिंद ने, कि आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स में इजाफा करना पड़ेगा। तो सूरत हाल क्या होगी, बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हैं। वेलकम टू द शो, और वायरोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब मेरे साथ होंगे, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं पल्मोनोलॉजी से डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मुख्तार साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में, केसेस जिस हद तक बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी पंजाब में तो हमने देखा कि काफ़ी शोर हुआ, जिसके बाद उसको इंक्रीज़ किया गया, लेकिन सिंध में तो उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया, बल्कि काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर दिया गया। तो आप समझते हैं कि इस वक्त ये ठीक है कि उसको कम कर दिया जाए? हमारे पास जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ पर किस तरीके से काम करना है और लॉकडाउन करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने इब्तदाइया में यंग जनरेशन को ये एडवाइस किया कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने लव्ड वन का ख्याल रखें इन दीज क्वारंटाइन डेज, एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी। और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, जितनी वो अगर वो रेस्पेक्ट करेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में वो एक जिसे बरका और ये नेकियां मिलेंगी। बात हो रही है कि क्या हमें टेस्ट कैपेसिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है। मेरे ख्याल में हमें अपने आप को पाकिस्तान सो फार सो वी हैव डन ए गुड जॉब। अब इसको जो है ना, हम इस स्पीड को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि दिन ब दिन इसमें हम इसको इंक्रीज़ करते जाएं। या फिर हम जो है ना देखें, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी यही रही है। ऑलवेज दे हैव बीन टेलिंग कि हम अक्रॉस द कंट्री हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और ऑफ कोर्स जो है ना क्वारंटाइन सेंटर एंड दीज मेडिकल फैसिलिटी, एंड दैट हैज़ बीन पंजाब में माशाल्लाह बड़ा अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया। आई थिंक सिंध शुड फॉलो दैट वन। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी अर्ज करता जाऊं कि इस कोरोना कंट्रोल के लिए दुनिया में अब डिफरेंट मॉडल बन चुके हैं। जैसे आप स्वीडन का मॉडल देखें तो स्वीडन ने ये किया कि उन्होंने अपने स्कूल भी खुले रखे और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट भी खुले रखे, लेकिन उसका मसला ये हुआ कि उनमें सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई जो है ना, जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, वो एजेड पीपल, 86 to 90% डेथ जो है ना वो कोरोना से जो होती गई, वो उनके मोस्टली जो है ना वो एजेड पीपल थे। अब दे आर थिंकिंग अबाउट एक जो कि कॉन्सेप्ट होता है प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी में, वो हार्ड इम्यूनिटी। वो सोच रही हैं कि जब यानी 90% ऑफ द पीपल उनको किसी ना किसी तरीके से कोरोना हुआ, वो सेहतयाब हो गए एंड दे आर इन द कम्युनिटी। अगर 90% ऐसे लोग हो जाएं तो बाकी 10% को ना भी हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो वायरस ट्रांसमिशन की चेन रुक जाती है, तो उससे वो खुद ब खुद प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में ऐसी सिचुएशन नहीं है और हमें इस PCR टेस्टिंग के साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग भी लेके आनी चाहिए, जिसे इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं। उससे हमें ये पता चल सकेगा कि कितने लोग इस इन्फेक्शन को, क्योंकि 60 to 70% में तो कोई सिम्टम्स होती भी नहीं है, तो हमें पता चल सके जहां पे ये जैसे कि आपके अभी रिप्रेजेंटेटिव भी बता रहे थे, कुछ पॉकेट्स में इनकी इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, तो हमें उन एरियाज में पता चल जाएगा कि कितने लोग इससे सेहतयाब हो चुके हैं, क्योंकि PCR टेस्ट वो नहीं बता सकता।
अब बात ये है ना कि देखें उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, या आपने कहा कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग की जाए, उसका जो है ना वो सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हो सकता है, एक तो इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इरफान, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पहले बहुत सख्ती की गई, लेकिन अब रिलीफ देने की बात हो रही है, लॉकडाउन में नरमी की बात हो रही है, लॉकडाउन ख़त्म करने का भी सोचा जा रहा है। तो इस वक्त जो मार्केटें अगर खोल दी जाती हैं और कुछ जगहों पर खोल दी गई भी हैं, ताजर भी ये कह रहे हैं कि अगर हमें SOPs डिज़ाइन करके नहीं दिया गया तो हम इन एनी केस कारोबार का आगाज़ कर देंगे क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं। तो इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, कितना रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर खोलना है तो फिर कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सारे डॉक्टर फेस कर रहे हैं। देखिए, एक बात, एक पहले कंसेप्ट समझें कि लॉकडाउन का मतलब कतन ये नहीं है कि आप लॉकडाउन करके इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को टोटल स्टॉप कर सकते हैं। आप लॉकडाउन करके एक ग्रुप को एक्सपोज़ कर रहे हैं, और वो ग्रुप की वजह से अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि 10,000 लोग एक्सपोज़ हुए हैं तो 2% तक वो लोग हैं जो क्रिटिकल होंगे, तो 2,000 लोग जो हैं वो हमारे पास आएंगे हमारे हॉस्पिटल्स में, और उनको हमें कैटर करना है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीइंग अ डॉक्टर जो कि हम देखना शुरू हो गए हैं कि हमारे हॉस्पिटल और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो ज़्यादा हो गई है, और हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने लोगों को हम फिर वेंटिलेट कर सकेंगे। कराची के एक डॉक्टर की एग्जांपल सबके सामने है। सो लॉकडाउन को टोटल रिलैक्स करने के मैं किसी फेवर में नहीं हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन हमें करना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट, और इसी से हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी भी रिलैक्स होगी और लोगों में जो हर्ड कम्युनिटी का कंसेप्ट है वो भी टू सम एक्सटेंट सही मायनों में आएगा। अच्छा, अब आपने कही कि क्या आपको इनको अलाउ करना चाहिए, तो ज़ाहिर बात है ईद का त्यौहार आ रहा है तो हम बिज़नेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा उसमें रोक नहीं सकते। दे हैव टू बी जम्प्ड इन, उनको भी अपना बिज़नेस करना है, तो उसके SOPs को डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें, और वो बड़े क्लियरली SOPs होने चाहिए। देखिए, ट्रांसमिशन का रूट अब तक टू सम एक्सटेंट हमें क्लियर है कि ये एरोजोल से ट्रांसमिट होगा। आपका सोशल डिस्टेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, बल्कि कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि सोशल डिस्टेंस इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन मास्क। लेकिन देखें ना डॉक्टर इरफान साहब, हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम कह तो देते हैं, आप स्वीडन के मॉडल की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें, जर्मनी की अगर बात करें, तो वहाँ उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली SOPs बनाए और उनको फॉलो करवाया, जिसमें गवर्नमेंट और आवाम दोनों बायलैटरली साथ मौजूद थे। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक तो आवाम भी समझने नहीं रहे, ना साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये, SOPs हुकूमत की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर कहा गया कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र, मास्क और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और वो सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन हमारे यहाँ लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कुछ स्टोर्स को सील भी किया गया, जिसकी वजह से, क्योंकि स्टोर की इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही थी। जो कार्टन्स आ रहे हैं, जो रैक्स वहाँ पर लगे हुए हैं, लोग उस पर सामान उठा रहे हैं विदाउट ग्लव्स, अंदर चीज़ों का जो है ना वो ऑपरेशन सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, और फिर जो लोग शॉपिंग करने जाएँ वो किस हद तक एहतियात करें? देखिए, यही तो बात है ना, SOPs तो इम्प्लीमेंट कराना, ये तो गवर्नमेंट का काम, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। Exactly. और इसमें अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये बात समझ लें। मैं आपको बड़े ज़ाहिर से बता रहा हूँ कि अब ओवर स्ट्रेच्ड हो रहा है हमारा हेल्थ सिस्टम, और हम किसी सूरत भी कैपेबल नहीं हैं कि इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट को टैकल कर सकें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो हमें SOPs, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड हाइजीन को हर सूरत में फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा जो मैं ओवरऑल इंप्रेशन देख रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से, जब से हमने लॉकडाउन को बिल्कुल रिलैक्स किया, पब्लिक ने इसको बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि शायद ये डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती नहीं, और शायद ये वाकई बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। हमने पिछले लॉकडाउन जब से नरम हुआ है, आप अब देख लें, आपका जो ग्राफ है वो पीक की तरफ जाना शुरू हो गया है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमने हेल्थ केयर सिस्टम को भी अपने देखना है, उसके मुताबिक हमने डिसीजन करने हैं। तो डॉक्टर्स की तादाद पहले ही कम है, हेल्थ केयर सिस्टम आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो हमें स्मार्ट लॉकडाउन प्लस हमें सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड हाइजीन को किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना। सही। अब डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, ये जो डॉक्टर इरफान बात कर रहे हैं, एक तो ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जितना प्रेशर आ रहा है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स उससे इफेक्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि वायरोलॉजिस्ट हैं या दीगर जो स्पेशलिस्ट हैं जो कि वेंट्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर ये इस इंटेंसिटी में इजाफा होता है तो क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको जो है ना वो मेनटेन कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे? बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो गए। USA की मिसाल हमारे सामने है, इटली की मिसाल हमारे सामने।
रमशा, मैं डॉक्टर इरफान साहब को और पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दुनिया के जितने भी हेल्थ केयर के लोग हैं उनको मैं सलाम अर्ज़ करूँगा। और एक चीज़ जो कि मैं स्पेसिफिकली इधर मेंशन करना चाहूँगा कि इन क्लिनिकल लोगों का बहुत बड़ा दे हैव रियली कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि मैंने बायो सेफ्टी लेवल 3 में कई बार मैंने आपके चैनल पे भी अर्ज़ किया है, मैंने तकरीबन 16 साल काम किया है। और इन डॉक्टर्स को जो हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये डॉक्टर्स हमारे दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज बायो सेफ्टी लेवल 3 सेटअप, लेकिन इन्होंने जैसे अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारे मरीजों को बचाया है, हमारे लव्ड वन को बचाया है, दे आर वेरी वेरी अप्रिशिएबल। अब इसके लिए जो हमें सबसे ज्यादा करना पड़ेगा कि हमें एक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा कोरोना की दुनिया से बाहर निकल के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एबोला की। इबोला भी एक वायरल इन्फेक्शन है, आपने सुना होगा, और वो बहुत ही डेडली था, 3 अफ्रीकन कंट्रीज में है। तो इबोला 2014 से 2016 तक ऑलमोस्ट देयर वर सर्टेन एरियाज के 10 में से 10 लोगों को अगर हुआ है तो उसमें से 9 लोगों की डेथ हो जाती थी। अब ये है कि उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि हम रोबोटिक नर्सेज बनाएं, ये सारा कुछ जो डेवलप वर्ल्ड थी उसके बारे में सोचती रही और अफ्रीकन लोग मरते रहे। हुआ ये कि उसके बाद उन लोगों ने कहा कि यार हम सोचें तो सही किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो वायरस बेसिकली टच से फैलता है। तो उन लोगों ने अपने आप में वो सोशल चेंज लेके आए और गेस व्हाट हैपन, उसके बाद इबोला की डेथ्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोगों ने जब अपने आप को सोशली प्रिपेयर कर लिया तो इबोला बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया। और वैक्सीन कब आके बनी है? अभी ये दिसंबर 2019 में। और मजे की बात यह है कि ये अभी एक जिसका कंपैशनेट यूज के लिए FDA ने रेमडेसिविर एक मेडिसिन अप्रूव की है, बेसिकली ये इबोला के लिए तैयार हुई थी और इधर आ गई। तो अब हम अगर ये बात करें कि हमारे जो स्मार्ट लॉकडाउन या हम ये लॉकडाउन को, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की बात डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत को करना चाहिए। देखें, हुकूमत को नहीं, मैं पाकिस्तान के सब लोगों से, मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने वायरसेस पर काम किया है, मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल करें, अपने लव्ड वन का ख्याल करें। ये वायरस बिल्कुल डेमोक्रेटिक वायरस है, ये किसी को नहीं देखता, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। अब ये तो हम सबकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हम खुद ही एहतियात नहीं करेंगे तो कोई और आके हमसे कैसे करवा सकता है। हाथ मुझे कोई जबरदस्ती नहीं धुलवा सकता, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करवाया जा सकता, एक हद तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है। जावेद कायम खानी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद। सलाम। डॉक्टर मुख्तार साहब की बात बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में शरह ख्वानदगी 20% है, तो वहाँ क्या OPS के क्या होगा और क्या लोग इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। हमारे मुल्क का वाहिद हल ये कोरोना का 15 दिन का माना कर्फ्यू लगा दिया जाए, 25 मई तक कर्फ्यू लगा दिया जाए। डॉक्टरों की बातों को सुनना चाहिए। डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा? ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए 15 दिन का कर्फ्यू लाजमी लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया। और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम बहुत ज़्यादा पाबंदी करें और एहतियात करें। अब डॉक्टर मोहम्मद इरफान, एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रहा है कि जब हम बिल्डिंग्स में मौजूद हैं या कराची के सर्टेन एरियाज़ की अगर हम बात करें जहाँ पर फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में रोटेशन रहती है और वहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं वो लिफ्ट वगैरह अगर इस्तेमाल करें तो किस हद तक एहतियात करनी है, क्योंकि जो बटन्स हैं वो एक के बाद दूसरा शख्स टच कर रहा है। इसी तरह ATMs वगैरह में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या एहतियात हमें करनी है और वो कितना हाई रिस्क पे हो सकती है? देखिए, इसके मैं ना 2 सिनेरियो इस्टेब्लिश कर देता हूँ। एक तो सिंपलेस्ट वे ये है कि हम ग्लव्स पहन लें और मास्क हम पहनते। ग्लव्स आप पहन रहे हैं, आप एलिवेटर यूज़ कर रहे हैं, आपने बटन भी टच किया, उसके बाद आपने ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दिया। ये बड़ा सिंपलेस्ट वे है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। एक है कि आप विदाउट ग्लव्स जा रहे हैं तो फिर आपको अपने हैंड को सैनिटाइज़ करना है। स्प्रिट स्वैब मिलते हैं, उससे उन बटन्स को क्लीन करना है और उसके बाद बटन प्रेस करने के बाद फिर हैंड को सैनिटाइज़ करना है। और इन बिटवीन याद रखें कि मास्क आपने पहना हुआ है। सो ये 2 सिनेरियो बनते हैं और ये दोनों सिनेरियो आपके ATM में भी अप्लाई किए जा सकते हैं।
अब इसके साथ क्या है कि जब आप एलिवेटर में हैं तो एलिवेटर को कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, आपका जो फेस है वो एक दूसरे के साथ सामने नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और जब आपको इन बिटवीन मार्जिन मिले तो जो आपका एलिवेटर है उसको आपको क्लीन ज़रूर करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उसकी वेंटिलेशन को ओपन रखना चाहिए। जब एटीएम से आपके जो अच्छा, एक और चीज़ ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहा गया, बड़ी खबर आई कि कोरोना का जो ख़तरा है उन लोगों को कम है जो स्मोकर्स हैं या जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, 80% तक जो है उनको ख़तरा कम है। कितना जो ना ऑथेंटिसिटी है इस खबर में? ये सबसे ज़्यादा मीडिया का पूछने वाला सवाल है और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि एक स्टडी है और उस स्टडी को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो स्टडीज़ इससे ज़्यादा हो चुकी हैं जो कह रही हैं कि जो स्मोकर्स हैं उनमें डेथ के चांसेस 12.3% से 14 तक है, उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करें। और इस स्टडी को ज़रा गौर से पढ़ें, इस स्टडी के स्पॉन्सर को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टडी बेसिकली कहाँ से आई है। किसी सूरत भी कोई ऐसी स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती लार्ज अमाउंट की जो ये कहती हो कि स्मोकर्स जो हैं वो सेफ़ होते हैं। ये साइंटिफिकली या थ्योरेटिकली भी अगर समझ लें तो स्मोकर्स के जो लंग्स होते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं और ज़ाहिर बात है वीक लंग्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसको एक और एंगल से अगर हम देख लें, स्मोकर्स में एक बीमारी होती है जिसको COPD कहते हैं, बहुत कॉमन है। COPD में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ी ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें एक और इसका पैरामीटर को जज करना चाहें तो फीमेल स्मोक नहीं करती तो उसमें डिज़ीज़ की जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिवली कम है। सो ये एक स्टडी को प्लीज़ बेसिक्स बना के ये ना समझा जाए कि स्मोकिंग आपकी प्रोटेक्शन है फॉर कोरोना, ऐसा कतन नहीं। बिल्कुल, तो ये तो अब बड़ा अच्छा हुआ कि आपने क्लियर भी कर दिया, क्योंकि जो स्मोकर्स हैं उन्होंने इस बड़ी, मैं डॉक्टर मुख्तार साहब ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो बिल्कुल आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। के बाद डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर इरफान, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।